हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखा था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, है ना, माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इनको हम ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू दिस वन। इसके बाद हमारे दो टॉपिक और बचेंगे और हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एमसीक्यूज का सेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम एक नई यूनिट पर आ जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी क्लास मिस की हुई है तो ऑलरेडी इसकी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है मैंने, उसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दी टुडेज सेशन। तो आज हमारी ये क्लास नंबर 5 है। इससे प्रीवियस की क्लासेस अगर मिस की हुई है तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिकनेस का मतलब होता क्या है और इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव में इसको क्यों लाया गया है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग गाइज, ऑर्गेनाइजेशन है IFAS। ये आपको पेपर 1 पेपर 2 NTUGC नेट की प्रिपरेशन कराती हैं और इसके कुछ चार्जेस यहाँ पर गिवन है। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आप पेपर 1 के लिए मटेरियल चाहते हैं या इसकी जो क्लासेस चाहते हैं तो उसका चार्जेस यहाँ पर गिवन है और वहीं पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंबाइंड चार्जेस भी गिवन है। इसकी जो बाकी की फर्दर डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। एक बार गो थ्रू करके देखिए आपको कैसा लगता है कि क्लासेस अटेंड करके देखिए, उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, पहले हमें ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो सिकनेस नाम से समझ में आ रहा है, सिक सिक मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री की बात की जा रही है जो किसी न किसी तरीके से बीमार हो रही है। बट वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो किसी न किसी तरीके से बीमार है। अब ऑर्गेनाइजेशन बीमार है या इंडस्ट्री बीमार है ये कैसे पता चलेगा, तो ये इस तरह से पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो जो प्रॉफिट देना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। उसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं डेप्ट इक्विटी का जो रेशो है वो रेशो उसका प्रॉपर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है जो अभी होना चाहिए वो इसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सूरतों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, वो आपकी सिक इंडस्ट्री है। मतलब वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रही है, इस तरह की वो इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस जैसा नाम से बताया गया है इंडस्ट्री वीकनेस और इलनेस को डिनोट करता है। ठीक है, इंडस्ट्री की वीकनेस और इलनेस को डिनोट करता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के पॉइंट्स आप लोगों से स्टेटमेंट्स में पूछे जा सकते हैं। द कंपनी फेल टू अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो अर्न नहीं कर पा रही है, या फिर जो डेब्ट इक्विटी रेशो है उसको वो मैच नहीं कर रही है, या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो वो इंडस्ट्री आपकी सिकनेस की कैटेगरी में आ जाती है। मीनिंग क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो जब मीनिंग क्लियर हो गया तभी हम, क्योंकि इसके आगे की चीजें समझ पाएंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके सिग्नल्स क्या होते हैं, इसकी रेमेडीज क्या होती है, हम तभी समझ पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि एटलीस्ट ये होता क्या है। अब देखिए, और एक, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को याद रखना है इससे रिलेटेड, दैट इज सीका। यस, सीका, ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, सीका, ये सीका आपको इसके लिए याद रखना है। सीका एक्ट आया है आपका 1985 में। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट। ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट, सीका, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इस perspective से। Now, in simple terms, sick unit में means the unit which is not healthy, जो healthy नहीं है, in terms of yielding profits and fetching returns on investment। मतलब ना तो वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही है और ना ही वो अपने इन्वेस्टमेंट को लाइक एक तरह से अगर उसने कोई लोन लिया है तो वो लोन भी वो टाइम पर नहीं दे पा रही है, जो रिटर्न है वो रिटर्न टाइम पर नहीं उसको मिल रहा है। तो इस तरह की इंडस्ट्री आपकी सिकनेस की कैटेगरीज में आ जाएगी। ना अकॉर्डिंग टू सीका एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो हमारी इंडस्ट्रियल कंपनी है, जो हमारी इंडस्ट्रियल कंपनी है, इट वाज रजिस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, वो 7 साल तक ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। इट इंकर्ड
कैश लॉस फॉर द करंट ईयर में उसको, या फिर जो प्रोसीडिंग ईयर्स है उसमें उसको क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि इट हैज eroded 50% मोर ऑफ इट्स पीक नेट वर्थ ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रोसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अभी अगर इसको और नॉर्मल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप इतना समझ लीजिए कि ऐसी कंपनी जिसको प्रोसीडिंग ईयर्स में और करंट ईयर्स में कंटिन्यू लॉस का सामना करना पड़ रहा है, कंटिन्यू उसको लॉस फेस करना पड़ रहा है अगर, तो वो कंपनी जो है वो आपकी सिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज में आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल शब्दों में ये हम इसको बोल सकते हैं। नाउ द सिग्नल्स एंड सिम्टम्स ऑफ सिकनेस, क्या क्या कारण हो सकते हैं सिकनेस के वो हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, डिक्लाइन इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी को आप सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो है वो क्षमता उसकी घट रही है, तो दिस इज शो द सिकनेस। शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड, जो आपका लिक्विड फंड है इवन जो शॉर्ट टर्म्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो आप फेस करना पड़ रही हैं आप लोगों को, तो वो सिकनेस का सिग्नल है। नॉन सबमिशन ऑफ डेटा टू बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आपने कहीं से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से आपने लोन लिया है, वो आप टाइम पर सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो वो शो कर रहा है कि आप जो आपकी इंडस्ट्री है वो सिक है। इनरेगुलरिटी इन मेंटेन द बैंक अकाउंट, आप अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उसमें इनरेगुलरिटी आ रही है। फ्रिक्वेंटली बैक डाउन हो रहा है आपके जो प्लांट्स या इक्विपमेंट्स है उसमें, उससे भी क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें कहीं ना कहीं वो बेयर करना पड़ता है, तो वहां पर भी पैसों की जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो सकती है। डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विस सेंटर, जो कंपनी अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाती थी, अब उसने कंपनी ने क्या कर दिया ना, क्वालिटी गिरा दी है। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है उसके पास कि क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर सके, या सर्विस वो अच्छी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि कंपनी सिकनेस की तरफ जा रही है। डिले और डिफॉल्ट द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो भी आपके ड्यूज है उनको आप पे नहीं कर पा रहे हो, जो भी प्रोविडेंट फंड, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, ये सब आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में भी वो कंपनी सिकनेस की कैटेगरीज में आएगी। टेक्निकल डेफिशिएंसी की कैटेगरीज अगर है तब भी वो सिकनेस की कैटेगरी में रहेगी। फ्रिक्वेंट टर्नओवर ऑफ पर्सनल इन द इंडस्ट्रीज, अगर आपका जो लाइक टर्नओवर है वो सही नहीं मिल रहा है आपको, आपका रिटर्न सही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द सिकनेस कैटेगरी। तो अगर किसी भी कंपनी में एक या एक से ज्यादा या दो तीन ये जो सिम्टम्स है ये अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो सिकनेस की कैटेगरी में जा चुकी है। नाउ अब आता है कि क्या कारण हो सकते हैं इस सिकनेस के, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिकनेस। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल होते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल्स जो रीजंस हैं वो मिल जाएंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी इंडस्ट्री के सिकनेस होने के। सो हियर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कॉजेस की अगर बात करें तो वो सारे कॉज यहाँ पर इंक्लूड होंगे जो कि हम ज्यादातर जो कंपनीज में इनिशियल लेवल पर हो जाते हैं, लाइक उसका प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपके इंटरनल कॉजेस में आ सकती हैं। ज्यादातर तो अगर देखा जाए तो जो हमारा इंटरनल कॉजेज हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ज्यादातर अगर देखा जाए तो इंटरनल कॉजेज बेसिकली जो होता है वो फाइनेंस की कमी, लाइक प्रोडक्शन पॉलिसी सही नहीं है, मार्केटिंग अगर हमारी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उस लेवल पर इंटरनल कॉजेज देखे जाते हैं। वहीं अगर एक्सटर्नल कॉजेज की बात की जाए तो इसका तो सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज द सडन चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो एक मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है। बेसिकली एक्सटर्नल कॉजेज आर दोज विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है, वो हमारे जो होंगे एक्सटर्नल कॉजेज होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में सडन चेंज होना, इट्स नॉट इन द मैनेजमेंट हैंड, तो दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कॉजेज। अब देखो इसके डिटेल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इंटरनल कॉजेज और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक्सटर्नल कॉजेज। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि इस सेशन के थ्रू अभी तक आपको सिकनेस का मीनिंग पता चल चुका होगा, आपको कॉजेस कौन कौन से हैं, लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं, इनमें कौन कौन से कॉजेस आएंगे उनके नाम आपको याद होना जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स इस तरह से हो जाता है
कि रीजन फॉर सिकनेस इंडस्ट्री, और फिर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसमें कई सारे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर कई बार इंटरनल और एक्सटर्नल करके भी मेंशन अगर कर दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल में कौन कौन से आते हैं और एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं, तभी आप उनको सेग्रीगेट कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं इंटरनल कॉजेस। आपने जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो प्रोजेक्ट ही गलत ले लिया, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट अगर गलत ले लिया तो दैट मीन्स ना तो आपके पास उसके रिलेटेड ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है, ना पर्सन है, ना पीपल है, ना सोर्सेस है। तो वो प्रोजेक्ट ही अगर आपने गलत चूज कर लिया तो वही आपकी सिकनेस का कारण बन सकता है। फाइनेंस अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी आपकी सिकनेस का कारण बन सकता है। मार्केटिंग प्रॉब्लम में भी आपको कई बार फेस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम। मार्केटिंग प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपने फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं की, ठीक है। आपको जो फोरकास्टिंग करनी चाहिए थी वो फोरकास्टिंग आपने नहीं की अपने मार्केट को लेकर, है ना। या फिर आपने जो प्रोडक्ट मिक्स लिया हुआ है वो प्रोडक्ट मिक्स आपने गलत चूज कर लिया है, प्रोडक्ट मिक्स आपने गलत चूज कर लिया है, प्रोडक्ट की प्लानिंग गलत हो गई है आपने जो चूज की हुई है, या फिर आपने मार्केट का जो रिसर्च है ना, मार्केट रिसर्च अगर आपने गलत कर दी है तो उस केसेस में भी आपको यहाँ पर मार्केटिंग प्रॉब्लम की वजह से इंटरनल कॉजेज यानी कि सिकनेस की तरफ मूव हो सकती है आपकी कंपनी। वहीं अगर देखा जाए नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट। इनएप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट का क्या मतलब हो जाता है कि जो हमारे पर्सनल मैनेजमेंट है वही प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कंपनी ने जो वेजेस और सैलरी दिया गया है ना, तो वो वेजेस और सैलरी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ही गलत है, बेकार एडमिनिस्ट्रेशन है वेजेस एंड सैलरी के लिए। या फिर हमारे जो लेबर हैं उन लेबर्स के साथ में आपने रिलेशन गलत लग रखा हुआ है, तो इस केसेस में वो आपकी क्यों सुनेगा, है ना। तो ये वाला जो कंडीशन आती है ना, वो वाली कंडीशन आपकी पर्सनल मैनेजमेंट इनएप्रोप्रिएट वाली कंडीशन हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बिहेवियरल अप्रोच यूज नहीं की हुई है, आपका जो मैनेजमेंट है उसका बिहेवियर अपने लेबर्स के साथ में प्रॉपर नहीं है, तो वो इनएप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट के रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी सिकनेस की तरफ मूव करती है। फिर इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सॉरी, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हमारा है वो लाइक स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है ना, ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहा है। वो टॉप मैनेजमेंट से आपको प्रॉपर तरीके से आपको एक तरह से आप कह सकते हो कि टॉप मैनेजमेंट से आपको कोई एक तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कॉर्पोरेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, तो वो भी आपके लिए कॉज हो सकता है सिकनेस के लिए। नाउ बैड प्रोडक्शन पॉलिसीज गलत बनाई हुई हैं, डिमांड फोरकास्टिंग गलत कर दी, जो प्लांट और मशीनरी है वो आपकी डिफेक्टिव है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर चीज में डिले हो रहा है, या ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल अपडेशन जो अपग्रेडेशन है वो नहीं है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके इंटरनल बेसिस पर कंपनी के सिकनेस होने के। नाउ अब बात करते हैं एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल कॉजेस की अगर बात की जाए तो देखो, एक तो अंडर एंड ओवर फाइनेंसिंग बाय द बैंक, बैंक का जो फाइनेंस वाला पार्ट है उस वजह से हो सकता है, या जो आपने लोन लिया हुआ है उस लोन में आपको डिले हो गया है तब भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। फिर सिकनेस का जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो हमने नहीं पहचाने, तो वो भी एक कारण हो सकता है लाइक एक्सटर्नल कॉजेस का, है ना। एक्सटर्नल कॉजेस में आ जाएगा कि सिकनेस के जो अर्ली सिम्टम्स है वो नहीं पहचाने जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अभी मैंने बताया था कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट में अगर सडनली कोई चेंज हुआ है वो भी यहाँ पर आ सकता है। अगर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको लाइक डिलेइंग पेमेंट ऑफ बिल बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी पे होना चाहिए था, जो बिल पे होना चाहिए था उसमें अगर डिले हो रहा है तो दैट इज कम्स अंडर द एक्सटर्नल कॉजेस। पावर कट अगर आपका हो चुका है, ठीक है ना, तो उस वजह से भी ये आपका एक्सटर्नल कॉज है कि आपका काम जो है वो सफर कर रहा है, आपकी जो वर्किंग है वो रुक गई है। फिर इरेटिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक कंडीशन है, और क्रेडिट कॉन्स्टेंट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपको एक्सटर्नल कॉजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये जो आपको बताए गए ना, इनको यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इनकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है।
देखो इंटरनल कॉजेस फॉर सिकनेस और एक्सटर्नल कॉजेस फॉर सिकनेस में जो अभी हमने बताया वही चीजें हैं यहाँ पर भी है। जैसे मैंने आपसे कहा था लैक ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर लाइक जो जिसकी कंपनी है उसने यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया है एसेट्स का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसका इनसफिशियंट है, उसके पास कॉस्टिंग और प्राइसिंग जो है वो एब्सेंस है, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, बजटिंग प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे रीजंस होते हैं फाइनेंस के, लैक ऑफ फाइनेंसिंग के। बैड प्रोडक्शन पॉलिसीज आपकी इनएप्रोप्रिएट है, प्लांट एंड मशीनरीज प्रॉपर नहीं है, मेंटेनेंस बुरा है, क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं है ना, स्टैंडर्ड एक रिसर्च डेवलपमेंट का जो होना चाहिए वो ना होकर उससे कम लेवल पर है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं प्रोडक्शन पॉलिसीज के खराब होने के। मार्केटिंग सिकनेस, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपने डिमांड फोरकास्टिंग गलत कर ली है, प्रोडक्ट मिक्स का आपने इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन कर लिया है, प्रोडक्ट प्लानिंग प्रॉपर नहीं है या की ही नहीं है ना, आपने मार्केट में जो रिसर्च की है वो रिसर्च आपने गलत कर दी है, प्रमोशन जिस तरीके से करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं किया है। तो ये सारे के सारे रीजन जो है ना वो सिकनेस की तरफ मूव करेंगे। तो ये वाला जो फंडा होता है तो ये आपको बताता है कि कहाँ आप गलत हो रहे हो। और क्या कारण हो सकते हैं इसके अलावा, जैसे बताया पर्सनल मैनेजमेंट, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था वही चीज यहाँ पर भी है। लेबर के साथ में प्रॉपर रिलेशंस नहीं है, लेक ऑफ बिहेवियर अप्रोचेस हैं, वही चीज है। इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ये भी अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उनका सही तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो वही यहाँ पर रीजन है। नाउ बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेज की कि एक्सटर्नल कॉजेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लाइक एक्सटर्नल कॉजेज क्या है, तो जो मैंने अभी आप लोगों को कॉजेज बताए थे ना उन्हीं को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एक तरह से। जैसे कि पर्सनल कांस्टेंट, पर्सनल कांस्टेंट का क्या मतलब है, पर्सनल कांस्टेंट का मतलब है रिलेटेड टू द मैन पावर, रिलेटेड टू द मैन पावर, रिलेटेड टू द मैन पावर दैट मीन्स कि भाई हमारी कंपनी के लिए हमको चाहिए स्किल्ड लेबर। पता है ना कैटेगरीज होती है लेबर्स की, स्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं और सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, है ना। तो स्किल्ड लेबर जिनके पास एक एप्रोप्रिएट जो हमें स्किल चाहिए वो इनके पास मौजूद होती है ना। तो जैसे कि किसी मशीन्स पर काम करना है तो दे नो हाउ टू टैकल विद दैट मशीन, दे हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन। एक सेमी स्किल्ड होते हैं जिनके पास छोटी मोटी नॉलेज होती है, एंड अनस्किल्ड होते हैं जिनको इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इंडस्ट्रीज और जनरल लेबर इन्वेस्टेड एरियाज में जो वेजेस होना चाहिए उन वेजेस को हमने प्रॉपरली नहीं देखा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए कितना वेज चाहिए। तो उस वेज के हिसाब से भी हमारी कंपनी लो वेज पे कर रही है, तो उस वजह से भी पर्सन जो है वो जा रहे हैं। तो पर्सनल कंस्ट्रेंट यहाँ पर आपका आ जाता है। मार्केटिंग कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पर जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है, आपने बल्क में कोई सामान परचेस किया हुआ है और उतना आप सेल नहीं कर पाए हैं, है ना। और लाइक आपका जो मार्केटिंग सिनेरियो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वो चेंज हो चुका है, जो या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज हुई है, टैक्स पॉलिसीज अगर चेंज हुई है, या फिर मार्केट में सडनली रिसेशन आ गया है, तो ये सारे कंडीशन है जिनकी वजह से एक्सटर्नल कॉज फॉर सिकनेस हो सकता है। अब प्रोडक्शन कांस्टेंट, प्रोडक्शंस में अगर बात की जाए रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, पावर की शॉर्टेज हो गई है, फ्यूल और हाई प्राइस आपको यहाँ पर बेयर करना पड़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, उनकी पॉलिसीज में चेंज हो चुके हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो क्रेडिट रेजिस्टेंट पॉलिसी, डिले इन डिसबर्समेंट ऑन द लोन बाय द गवर्नमेंट, जो भी आपको लोन प्रोवाइड करना है वो नहीं कर पा रहे हो, अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने हैं और नेशनलाइजेशन का डर आपको बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी कंपनी जो है वो सिकनेस की तरफ मूव करती है। सिकनेस का कारण समझ में आ गया, क्या क्या कारण हो सकता है। आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब इन कारणों के बाद आगे हम बात करते हैं कि क्या हम इनको ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज है ना, जो हमारी ये सिकनेस इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्रीज को ओवरकम कराने के लिए जो पॉलिसीज हैं वो तो मदद करती ही करती हैं, साथ ही साथ
रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस है वो इनको मदद करती है, गवर्नमेंट मदद करती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑल्सो हेल्प टू ओवरकम विद द सिकनेस। ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये तो मदद करते ही करते हैं। और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन की जो प्रोसेस है वो इनके साथ में की जाती है, जिससे कि ये कंपनी जो है वो जल्दी ओवरकम कर जाए सिकनेस से। और कुछ रेमेडीज यहाँ पर बताई गई हैं जिनके द्वारा हम आसानी से सिकनेस से ओवरकम कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट दे कैन। जैसे कि अगर कोई भी चीज है, कहते हैं ना, कोई बीमारी अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो वो बहुत ज्यादा बड़ी होने से बच जाती है। सेम कंडीशंस यहाँ पर भी है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि किस वजह से आपकी जो इंडस्ट्री है वो सिकनेस की कैटेगरी में जा रही है, तो आइडेंटिफाई द सिकनेस एट द इनिशियल स्टेज, तो यू कैन लाइक डेफिनेटली ओवरकम विथ इट, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल जाए तो आप उसको आसानी से उससे ओवरकम हो सकते हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ सिकनेस एट द बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर आपको पता चल जाता है, तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो और उसको रिड्यूस कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। नाउ इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हमें पता ही है कि अगर हमने जो अभी करंट जो चल रहा है सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने काम किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है उनको अगर हमने इम्प्रूव किया तो उससे भी हमारी कंपनी जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जाएगी। जैसे आपको पता है कि आज के समय पर अगर मैं जैसे टेक्नोलॉजिकल अपडेशन की बात करूं तो हर कोई चाहता है कि कंपनी को जो है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए फंड प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो वहां पर उसको बेनिफिट मिल जाएगा। आपको पता है जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हर जगह पर आजकल पेटीएम या फिर कार्ड पेमेंट, ये चीजें जो है ना ये आज के समय पर नीड हो चुकी है क्योंकि हर कोई इसको अपनाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी कंपनी इस चीज को नहीं कर रही है, आपके पास सामान भी है लेकिन नहीं कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा ना, तो उस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट पीछे हो जाओगे कि नहीं। बस यही वाला फंडा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो अगर यूज किया जाता है तो आप सिकनेस से ओवरकम कर सकते हो। मार्केटिंग असिस्टेंट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हमारे एनजीओज है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कुछ पॉलिसीज निकालें, कुछ स्कीम्स निकालें जो कि कंपनी को किस तरह से रन आउट करना है, कैसे उसको लाइक सिकनेस होने से बचाया जा सकता है, इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो उससे भी मदद मिल सकती है। लाइक उनको मार्केटिंग के लिए प्रॉपर असिस्टेंट मिल जाएगा तो वहां पर उनको हेल्प मिलती है। नाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लाइक गवर्नमेंट ने कुछ टेक्निक्स बनाई गई हैं और जिसमें वो पीरियोडिक रिव्यू भी करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है उसमें, कि कोई कंपनी इनिशियल स्टेज पर अगर जिसका पता चल गया है कि वो सिकनेस कैटेगरी में जा रही है तो उसको वो एक पीरियोडिक रिव्यू यानी कि समय समय पर उसका रिव्यू करती है, उसको हेल्प करने के बाद कि कैसे उसको बचाया जा सकता है। और ट्रेनिंग, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्किल्स डेवलप कराना, उनको सही तरीके से किस तरह से बिजनेस चलाना है, इन सारी चीजों के बारे में बताकर हम यहाँ पर सिकनेस से बचा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके माध्यम से हमारी जो कंपनी है वो सिकनेस की कैटेगरी में जाने से बच सकती है ना। तो ये था हमारा आज का कि कैसे आप इसको कर सकते हो। एक और चीज जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है समझना, वो भी देख लीजिए। मैंने आपसे कहा कि दिस इज द वे जिसके माध्यम से भी आप अपनी कंपनी को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो रिहैबिलिटेशन के माध्यम से भी आप अपनी कंपनी को बचा सकते हो सिकनेस होने से। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे ना, असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आप कंपनी की फिजिबिलिटी को पता करोगे। आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पता करोगे, लाइक मार्केट कंडीशंस में, फाइनेंशियल कंडीशंस में, कंपनी की कंडीशंस पे वो सही तरीके से सही मायने में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये आप इसमें पता करते हो। आप यहाँ पर असेसमेंट करते हो किस चीज़ का, कि कोई भी एडिशनल फंड अगर रिक्वायर्ड है तो वो एडिशनल फंड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सारी चीज़ों का आप पता करते हो, ठीक है। आप एक तरह से मार्केटिंग, जैसा हमने कहा मार्केटिंग असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो
तो यहाँ पर भी आप वही करोगे कि मार्केटिंग अरेंजमेंट देखोगे कि कहाँ पर उनको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप पता करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इंफॉर्मेशन स्कैन करके रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस को कर सकते हो कंपनी को बचाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिव्यू कर देते हैं। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, सिग्नल्स कौन कौन से हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कॉजेज हमने देखे। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज हमने देखे, रेमेडीज देखी, रिहैबिलिटेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो तो अपनी एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द अपडेटेड ऑल दी क्लास इन्फॉर्मेशन। और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो जैसा आप देख ही रहे हो कि अभी हम यूनिट 10 कर रहे हैं पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए। और पेपर 1 में हमारा जो है वो रिसर्च का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। 2-1 टॉपिक रह गए जिनको मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगी, तो आपका रिसर्च पेपर 1 में कंप्लीट है। इसके अलावा पेपर 2 के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10, इन सब के ये सातों यूनिट्स के नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हैं चैनल पर। यूनिट 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से टॉपिक सब्जेक्ट वाइज पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। और पेपर 1 में भी आप लोगों को आईसीटी, कम्युनिकेशन और रिसर्च, इनके नोट्स आप लोगों को पूरे अवेलेबल है, इनकी क्लासेस पूरी अवेलेबल है, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ इन्वायरमेंट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर मौजूद है, तो इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आपके लिए वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।